नमस्कार दोस्तों, मैं आपका समीर सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस विद समीर सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विभिन्न लेक्चर को अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने ला रहा हूं, ताकि आने वाले जितने भी जीएस के एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, इसके अलावा आरओ, एआरओ, इसके अलावा अदर्स जो एग्ज़ाम है जैसे यूपी ट्रिपल एससी से होने वाले तमाम एग्ज़ाम, जिसमें पेट से लेकर लेखपाल से लेकर लोअर पीसीएस तक के सारे वैकेंसियाँ शामिल होती हैं, उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने मेरी चीज़ों को बढ़िया से फॉलो किया तो आपको 98% से ऊपर क्वेश्चन हमारे लेक्चर से मिलेंगे। लेक्चर पढ़ने के बाद आपका काम होगा कि आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप करें, ताकि पता चले कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा जाता है। तो इसके पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं उसको आप आसानी से हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट करके अच्छे से देखिए। एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो और हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़े कि व्यूज़ बढ़ रहे हैं। अगर व्यूज़ बढ़ता है तो थोड़ा सा और भी उत्साह आता है। ठीक है, तो शेयर करिए और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके अलावा अगर आपको हमसे पर्सनली कांटेक्ट करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है। तो एकदम से फ्री में आपको सारे वीडियो मिलेंगे। पॉलिटी का अभी बना रहा हूँ और पॉलिटी के मैं कोशिश करूँगा कि 18 से 20 लेक्चर में पूरी पॉलिटी मैं समाप्त कर दूँ, ताकि आपको बहुत सारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आधे आधे घंटे का वीडियो अगर बनाया जाएगा तो 18 से 20 लेक्चर में पूरी पॉलिटी समाप्त हो जाएगी। हमारे इस संविधान के लेक्चर को हम अपने नोटबुक के साथ, बहुत सारी किताबें हैं जैसे लक्ष्मीकांत, जैसे महेश कुमार बर्णवाल, वारी प्रकाशन और घटना चक्र के साथ साथ कुछ और बुकों को मेंशन करके आपके सामने लाएंगे। इसलिए हालांकि सारी जो चीज़ें होंगी हमारे मतलब मेरे हाथ से लिखी गई होंगी, हैंड रिटन, और जो है वो आपके सामने एकदम आसानी से पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से बेल आइकन की घंटी दबाइए और चलिए संविधान के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का संविधान जो है उसका उद्देशिका, मतलब प्रियम्बल्स की बात करेंगे। तो प्रियम्बल्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, इसके बाद कुछ और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले प्रियम्बल्स को देखते हैं। तो देखिए, जो उद्देशिका हमारा है उसको पढ़ने से पहले हम उसको एक नज़र रीडिंग कर लेते हैं। एक नहीं बल्कि 2 बार रीडिंग करेंगे। इसका तात्पर्य ये होगा कि जो हमारी उद्देशिका है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप जब क्वेश्चन देखेंगे, आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि एक एक लाइन से क्वेश्चन बना है। जैसे हम भारत के लोग, यहाँ से क्वेश्चन बना है। लोकतंत्र से बना है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष से बना है। इसके अलावा कितनी तरह के न्याय हैं, कितनी तरह से आर्थिक स्वतंत्रता दी गई, स्वतंत्रता कितनी है, धर्म की स्वतंत्रता कितनी है, या फिर तमाम चीज़ें। तो एक एक चीज़ को हम कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको प्रियम्बल याद होना चाहिए। इसके लिए हम 2 बार पढ़ेंगे, लेकिन आपका काम है कि आप इसको रोज़, जैसे आप पूजा करते हैं, कोई आराधना करते हैं, उस तरह से आप इसको भी याद कर लीजिए, ताकि आपको एकदम से याद हो जाए। क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आइए प्रियम्बल्स को देखते हैं, उद्देशिका को देखते हैं। तो देखिए, उद्देशिका में लिखा है, हम भारत के लोग। कौन? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी,
पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ईतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मैं एक बार इसको पूरा और पढ़ूंगा ताकि आपको प्रस्तावना में कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। फिर से देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ब्रैकेट में जो लिखा है मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो प्रस्तावना दिख रही है वो एकदम मूल रूप से अपने प्रस्ताव जो थी उसमें से कुछ चीज़ों का संशोधन करके बाद में इसमें 42वें संविधान संशोधन से चीज़ें इसमें डाल दी गई थी, जैसे समाजवादी शब्द हुआ। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं देखता हूँ बताऊँगा कैसे इस पे सवाल बनता है। तो देखिए न्याय कितने प्रकार की बात की गई है, यहाँ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। 3 तरह की न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कितनी तरह की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना 5 तरह की। समता कितनी तरह की, प्रतिष्ठा और अवसर मतलब 2 तरह की समता की बात की गई है। ये सारी चीज़ें, तो आइए चलिए इस पे एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित हुआ। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था संविधान सभा में और वही आगे चलकर क्या बन गया था, प्रस्तावना बन गया था। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया है। आगे संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां, कब हुआ था, 1976 द्वारा। इसमें कुछ शब्द जोड़े गए, वो शब्द थे 3 तरह के, कौन कौन, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। तो ये सवाल आता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल्स में जोड़ा गया, मतलब प्रस्तावना में ये शब्द कब जोड़े गए। तो कब जोड़ा गया, 42वां संशोधन 1976 द्वारा। कौन कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। तो ये चीज़ आप नहीं भूलेंगे क्योंकि बहुत बार ये सवाल आ चुका है, कम से कम 25 से 30 बार ये सवाल आ चुका है एग्जाम में। अब इसकी मुख्य बातों को हम देखते हैं, तो कौन कौन सी बात है। तो चलिए हम पहली चीज़ को देखते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। किससे होती है, हम भारत के लोग शब्द से होती है। तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग शब्द से। इसका क्या मतलब है भाई, देखिए यह भारत के लोगों के सर्वोच्च संप्रभुता की घोषणा है। ठीक है, तो इसके अलावा संविधान के अंतर्गत सभी शक्तियों का स्रोत जो है वो भारत की जनता है, ये शब्द ये बताता है। तो हम भारत के लोग शब्द क्या बताता है, क्या इंगित करता है कि भारत के लोगों के सर्वोच्च संप्रभुता की घोषणा करता है, क्या, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। और संविधान के अंतर्गत सभी शक्तियों के स्रोत जो है वो है क्या है, भारत की जनता है। ये 2 बातें प्रस्तावना की शुरुआत में लिखे गए शब्द हम भारत के लोग से परिलक्षित होता है, मतलब स्पष्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय हैं। कितने तरह के भाई, बार बार सवाल आया है, कितनी तरह के न्याय हैं, 3 तरह के न्याय हैं। कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
मतलब सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, कई बार बजा बजा के भी सवाल पूछा है, तब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाली चीज़ है, यहाँ पर से पूछा है। तो आपका काम क्या है, आप क्वेश्चन करिए। अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप शेयर कर देते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है, और मन करे तो स्टेटस वगैरह आपने लगा लिया करिए, या अपने दोस्तों को भी भेजिए कि सर इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, आप भी देखो, क्योंकि आप ही के लिए तो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय होते हैं। कितनी तरह के? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब यहाँ तक आपको पता चल गया। भाई अब प्रस्तावना में स्वतंत्रता की भी बात कर लेते हैं न्याय के बाद। प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता है। कितनी तरह की? 5। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अरे भाई, विचार अपने प्रकट करने की स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं है कि आपके चीज़ों को अपने मन में ही दबा ले। अभिव्यक्ति करिए, विश्वास, धर्म और उपासना भी करिए। तो ये 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में, मतलब प्रियम्बल्स में। इसके अलावा प्रस्तावना में समता की भी बात की गई है, इक्वलिटी की। कितनी तरह की इक्वलिटी, कितनी तरह की समता? प्रतिष्ठा और अवसर, मतलब 2 तरह की समता की बात की गई है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करें, कुछ केस की बात करते हैं। एक केस है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल कब आया? 1957 में। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस केस के अनुसार कई बार सवाल आ जाता है कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के केस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना को जो है न्यायालय में क्या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में एक केस और है, उस नाम है बेरूबाड़ी यूनियन वाद 1960। मतलब ये केस है बेरूबाड़ी यूनियन वाद 1960, मतलब 1960 के अनुसार, जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। मतलब जहां संविधान में भाषा जो है समझ में ना आए, संदिग्ध हो, वहाँ प्रस्तावना क्या करेगी? कानून के निर्वाचन में, मतलब विधि के निर्वाचन में सहायता करेगी। इसी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। तो कई बार आया है सवाल, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? हाँ भाई, बिल्कुल है। और प्रस्तावना का जो है विधिक निर्वाचन में जो है सहायता कर सकता है। हाँ भाई, बिल्कुल कर सकता है। कौन सा केस कहता है? बेरूबाड़ी यूनियन वाद 1960। ऐसा निर्णय किसने दिया? भाई सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब देखते हैं आगे जो है, एक और केस आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये गलती से 1773 लिखा गया है, लेकिन ये 1973 होगा। ठीक है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। क्या माना? प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। तो प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है। और ये आप याद रखिएगा, ये जो है ये 1773 नहीं 1973 है। ठीक है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान का अंग कहा। क्या कहा? संविधान का अंग कहा। तो क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? हाँ भाई, बिल्कुल है। इसी बाद में, इसी केस में क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। देखिए, मूल ढांचा मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। मूल ढांचा का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में आती हैं, जिसको बदला नहीं जा सकता। तो केशवानंद भारती बात बना मतलब केस में मूल ढांचे का, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया। तो कई बार सवाल आ चुका है कि मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में आया? तो केशवानंद भारती बना केरल राज्य में आया, और प्रस्तावना को मूल ढांचे के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, तो प्रस्तावना क्या है? मूल ढांचा, मतलब इसके बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ऐसा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया। ठीक है, यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के रूप में भी जाना जाता है।
क्या कहते हैं, कई बार सवाल आ गया है कि संविधान का कुंजी क्या है, कुंजी क्या है। तो हमारा जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, इसको प्रस्तावना की मतलब इसको संविधान के कुंजी के रूप में भी जानते हैं। इसके अलावा सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में भी संबोधित किया है। कई बार आ चुका है कि हमारे संविधान की आत्मा क्या है, तो उसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक आता है आर्टिकल 32, जिसको अंबेडकर जी ने कहा था, लेकिन यहाँ जो आता है सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के रूप में माना और यूपीपीसीएस ने आंसर को जो है प्रस्तावना ही माना है। तो ये भी सवाल आ चुका है। यहाँ आप देखिए नोट के रूप में मैंने लिख दिया है कि भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। तो अगर अनुच्छेद 32 को लेके आता है और आत्मा और हृदय की बात होती है तो अंबेडकर जी को आप लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए होंगे। हालांकि क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, आप आए हुए क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। अब अगर मैं बात करूँ, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को, किस दिन को, 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित किया। कब किया? 26 नवंबर 1949 को। जैसा कि आपने प्रियम्बल में भी पढ़ा होगा, 26 नवंबर 1949 को क्या किया? अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित किया। जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो ये डेट मेंशन था उसमें। ठीक है, आइए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, आपके सामने आ गया। ये 26 नवंबर 1949 को क्या किया? संविधान सभा ने प्रस्तावना को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। ठीक है, यहाँ आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं प्रस्तावना में मौजूद जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, भारत को एक पंथ निरपेक्ष अथवा धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। कौन सा शब्द? प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है। भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत के जो राज्य हैं उनका कोई अपना धर्म नहीं है। और प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को बाद में जोड़ा गया है, जैसा कि ऊपर बता दिए 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ये देखिए ऊपर मैंने बताया था। ठीक है, 1976 में ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। तो ये पंथ निरपेक्ष शब्द के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से चलते हैं आगे। अब देखिए 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना की सही वस्तुस्थिति जो थी वो थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। तो जो मूल संविधान की प्रस्तावना जो मैंने पहले 2 बार पढ़ा वो हुई, नहीं तो पहले इस संविधान में प्रस्तावना का जो शुरुआत होता था वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में होता है। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जब भारत आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 को, प्रस्तावना या फिर 1976 से पहले प्रस्तावना का मूल स्वरूप क्या था? तो उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द तो था नहीं, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य से शुरू होता था और बीच में अखंडता नहीं था। तो ये सवाल कई बार आ चुका है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और चीज़ को देखते हैं। प्रस्तावना में वर्णित सार्वभौमिकता का अर्थ है, सार्वभौमिकता का क्या अर्थ है? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। क्या है? सभी व्यक्ति समान रूप से और पूरी तरह से क्या है भैया? मानव हैं। इस प्रस्तावना में सार्वभौमिकता का ये मतलब है। इसके अलावा अगर बात करें, अंबेडकर ने संविधान को जो है क्या कहा? एक पवित्र दस्तावेज कहा। अंबेडकर जी ने, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को क्या कहा? एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी। वहीं कुछ केस ऐसे हैं जिसमें प्रस्तावना के बारे में कुछ शब्द कहे गए, जैसे बेरूबारी केस जो है, इसमें उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है, ऐसा कहा गया। ठीक है, प्रस्तावना को क्या कहा गया? संविधान का भाग नहीं है। ये कौन से केस में कहा गया? ये बेरूबारी केस में कहा गया। ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा उद्देशिका संविधान का भाग है, ऐसा मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या उद्देशिका संविधान का भाग है, तो जी हाँ बिल्कुल है, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया। और बेरूबारी केस में कहा गया है संविधान का अंग नहीं है। वहीं मुंबई केस में क्या कहा गया? कि भाग है भाई। ठीक है,
अब अगर मैं बात करूं, प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्यों को क्या करता है, दिखाता है, प्रतिबिंबित करता है, ठीक है, कि उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। अब अगर बात करें कुछ चीज़ें जो एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है, यूपीपीसीएस, यूपीएससी या अन्य चयन आयोग में ये एग्ज़ाम कई बार आया है कि प्रस्तावना के बारे में कुछ शब्द कहे गए हैं, जैसे न्यायालय में लागू नहीं होता है, ऊपर ही बताया हमने, न्यायालय में लागू नहीं होता है। दूसरा चीज़ महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता भी है। तीसरा चीज़ जो है वो है शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, जैसा कि ऊपर ही आपने देखा। इसके अलावा कानून संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, ये भी शब्द है मैंने ऊपर कहा। तो न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है, उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो ये प्रस्तावना के बारे में था। अब हम कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार आता है। भारतीय संविधान के विदेशी तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। हैं कि भारतीय संविधान के जो विदेशी तत्व हैं, यानी कि जो और भी संविधान हैं दुनिया भर के, उससे कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो भारतीय संविधान में ले लिया गया है। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को एक उधार का थैला भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे विदेशी तत्वों को जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो अपने संविधान में एब्जॉर्ब कर लिया, ले लिया, कुछ को संशोधनों के साथ, कुछ को सीधे सीधे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी संविधान है दुनिया भर में उसकी अच्छाइयों को हम अपने संविधान में सम्मिलित करें। तो इस कड़ी में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में विदेशी संविधान से कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को सम्मिलित कर लिया गया। इस पर सबसे अधिक प्रभाव लेकिन जो पड़ा वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। जो हमारे संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है विदेशी तत्वों के अलावा, वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का। जो एक्ट आया था उससे बहुत सारी चीज़ें, लगभग 250 अनुच्छेद के आसपास, 250 अनुच्छेद के आसपास, आर्टिकल के आसपास हमारे संविधान में ले लिया गया। कुछ में थोड़े बहुत संशोधन किए गए, कुछ को सीधे सीधे ले लिया गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि अभी वर्तमान में भारत में कितने अनुच्छेद हैं, तो आप जानते होंगे 395 अनुच्छेद है मूल रूप से। लेकिन अगर संविधान संशोधन की बात करें तो कुछ अनुच्छेद और भी जुड़ गए हैं, लेकिन मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही हैं। उनमें से लगभग 250 अनुच्छेद के आसपास ऐसे हैं जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 से पाते हैं अपने संविधान में, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब अगर हम देखें तो हमारे संविधान में जो विदेशी तत्व हैं वो अलग अलग देश से हैं। और जब भी आप एग्ज़ाम देते होंगे तो चाहे जो एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस हो आ, या अदर स्टेट के पीसीएस हो जो हैं, या फिर यूपीएससी में भी, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे एग्ज़ाम, अग्नि चयन सेवा आयोग हुआ या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो हम आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से कौन सा प्रावधान लिया गया। तो आइए चलिए हम उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। तो सबसे पहले यूएसए से देखते हैं, अमेरिका से, कि भारतीय संविधान में अमेरिका से क्या क्या लिया गया। तो पहला तो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ठीक है। वहीं दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन, जो है जुडिशल रिव्यू की बात कर रहा है। तीसरा चीज़ जो है वो है संविधान की सर्वोच्चता। तो पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन, तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता, चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका, पांचवा है निर्वाचित जो है राष्ट्रपति, छठवां है राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसके बाद उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के जजों को हटाने की प्रक्रिया जो है, वित्तीय आपात, ठीक है। और इसके अलावा उद्देशिका का विचार, भाषा नहीं उद्देशिका का विचार, ठीक है। तो ये चीज़ डिस्कशन में आएगा जब भाषा की बात करेंगे उद्देशिका की, यानी कि प्रियम्बल की, और विचार की बात करेंगे तो विचार कहाँ का है, अमेरिका का है, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं इन सारी चीज़ों को। तो अमेरिका से यानी कि यूएसए से इतनी सारी चीज़ें ली गई हैं। तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और
हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जजों को हटाने की विधि वित्तीय आपात और उद्देशिका का विचार, ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से हमारे संविधान में संसदात्मक यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया को लिया गया है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ संसदीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं और एकल नागरिकता की बात कर रहे हैं, विधि निर्माण प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। इसको कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। वहीं आयरलैंड के संविधान से जो है हमारे जो है संविधान में लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन कि जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। देखिए सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बने हुए हैं और आगे बनते रहेंगे और एक एक सवाल कम से कम 10-10 बार बन चुका है। ऐसा कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं है जो बनाना हो एक आध को छोड़ के। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि की ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनयन होता है यानी कि जो उनका नॉमिनेशन होता है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 12 व्यक्तियों को। ठीक है, तो किस किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं यहाँ ध्यान दीजिए, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। हालांकि जब मैं राष्ट्रपति को पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी जान दीजिए कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और राज्यसभा में जो 12 व्यक्तियों का मनोनयन होता है उनके बारे में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से जो प्रस्तावना की भाषा है, विचार कहाँ से था? अमेरिका से था, ऊपर ही बता चुके। और भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा जो है समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, संसदीय जो है विशेषाधिकार, ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन बार बार बन चुके हैं। तो कौन कौन चीज़ लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, संसदीय विशेषाधिकार। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया भैया? देखिए आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। ठीक है, अब अगर बात करूं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से तो पहला चीज़ लिया गया है संघीय व्यवस्था, दूसरा है अवशिष्ट शक्तियों का जो केंद्र के पास होना, तीसरा है राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, चौथा है संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। वहीं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया को लिया गया है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है सारे। इसके अलावा रूस के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है। उस समय रूस जो है वो सोवियत संघ था, तो अगर सोवियत संघ करके भी आ जाए तो वो आप वहाँ पे लगाएंगे। इसके अलावा जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये सारी चीज़ें हमने अडैप्ट किया है दूसरे संविधान से। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। देखिए ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका का मतलब ही हो गया कनाडा। और संघीय व्यवस्था की बात करें, संघ की संकल्पना तो कनाडा से लिया गया है। और ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका इसलिए कहा गया कि किसी टाइम वहाँ पर ब्रिटेन का कब्जा था, जैसे इंडिया पे था। ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन इस तरह से करके पीसीएस में पूछ लिया गया है और उस समय बहुत लड़के कन्फ्यूज हुए थे। ठीक, अब अगर मैं बात करूँ संविधान की अनुसूची की, तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में। तो देखिए प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? आप भी जानते हैं कुल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो देखते हैं कि ये अनुसूचियाँ हैं कौन कौन सी। तो 12 अनुसूचियों के बारे में डायरेक्ट जान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन लगातार आता है। तो पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। दूसरी अनुसूची बताती है भारतीय संघ के पदाधिकारियों जो हैं, जो ऑफिसर हैं, को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सब का उल्लेख करती है। इसके अलावा तीसरी अनुसूची जो है भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान की बात करती है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन आया है। चौथी अनुसूची है भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के
राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन करती है। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है उसकी बात। 5वीं अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। इसके अलावा 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जाना। ठीक है, मतलब अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन है, उसके बारे में 5वीं अनुसूची बताती है। 6वीं अनुसूची भी कुछ इसी तरह की है, लेकिन ये जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताती है। तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कौन कौन से राज्य? 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको आप याद कर लेंगे। वहीं 7वीं अनुसूची की बात करें तो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की बात करती है। किसके बीच? बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, संघ मतलब केंद्र एवं राज्य के बीच। तो देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यहाँ 3 सूचियाँ हैं। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, देखिए संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन इसमें वर्तमान में जो है टोटल 98 विषय हो चुके हैं। वहीं राज्य सूची में 66 विषय थे, अब वर्तमान में 59 विषय, और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय। इसमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इन सारी चीज़ों को अपडेट कर लेंगे कि इन सब में कितने कितने विषय बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आज मैं पढ़ा रहा हूँ, कल को ये बदल जाए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो यही है, लेकिन इसको अपडेट करते रहिएगा आप लोग, ये आपका काम है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बदले हुए चीज़ों को एग्जाम में पूछता है तो कभी भी बदला जा सकता है। तो संघ सूची में 97 विषय, वर्तमान में कितने हैं? 98 विषय। राज्य सूची में 66 विषय, वर्तमान में कितने हैं? 59 हैं। और समवर्ती सूची में 47 विषय, वर्तमान में कितने हैं? 52। और जो संघ सूची है उस पर कानून जो है वो केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, वहीं राज्य सूची वाले विषयों पर कानून राज्य बनाएगी। समवर्ती वाले सूची वाले विषयों पर कानून संघ और राज्य दोनों बनाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख है। वहीं 9वीं अनुसूची की बात करें तो विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन इसमें किया गया है। ठीक, इसके बाद अगर 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें दल परिवर्तन के बारे में निरर्हता, मतलब दल बदल से संबंधित है ये। ठीक है, वहीं 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व के बारे में है, मतलब पंचायत के बारे में है। वहीं 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगर पालिकाओं के अधिकार प्राधिकार के बारे में, मतलब ये 12वीं जो है ये नगर पालिका के बारे में बताता है। तो हमने अब तक देखा, इसमें से सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, आपका काम है कि इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। अब अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखें तो भारतीय संविधान की 7 अनुसूचियों में क्या क्या विषय हैं। तो संघ सूची में बार बार आता है कि कौन कौन से विषय हैं। तो देखिए, जो संघ सूची है इसमें संघ सूची में रेडियो और टेलीविज़न है। इसके अलावा शेयर बाजार है, डाकघर है, बचत बैंक है। इसके अलावा जनगणना है, बैंकिंग है, बीमा है, रक्षा है, रेलवे निगम कर है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं यूनियन से जुड़ा हुआ, संघ यानी कि केंद्र से जुड़ा हुआ है। तो कौन कौन से हैं? जो है रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे निगम कर, ये सारी चीज़ें संघ सूची का विषय है और जिसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वहीं राज्य सूची के बारे में बात करें तो राज्य सूची में पुलिस, ठीक है, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस। देखिए रेलवे जो है, केवल रेलवे की अगर बात करेंगे तो वो संघ सूची का विषय हो जाएगा, लेकिन अगर रेलवे पुलिस की बात कर रहे हैं तो राज्य सूची का विषय हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। वहीं कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार, ये सारी चीज़ें किसकी हैं? राज्य सूची का विषय है। वहीं समवर्ती सूची में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो देखिए, समवर्ती सूची में आर्थिक योजना, ठीक है, आपराधिक मामले, जनगणना नियंत्रण, ठीक है, केवल जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना नियंत्रण और परिवार नियोजन की बात करें तो ये समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा, वन,
दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद यानी कि तलाक, या फिर गोद लेना, ये सारी चीज़ें समवर्ती सूची में हैं। वैसे शिक्षा और वन को बाद में समवर्ती सूची में डाला गया था, पहले ये राज्य सूची का अंग था। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे आगे किसी और लेक्चर में। अब अगर मैं बात करूं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रह गई। कुछ और शक्तियां हैं जो अवशिष्ट शक्ति हैं, वो किसके पास है? केंद्र के पास है। तो हमने 3 सूचियों की बात की, उसमें रखे विषयों की बात की और अवशिष्ट शक्तियों की बात की। अब अगर मैं बात करूं 8वीं अनुसूची की भाषा की, तो मूल रूप से 14 भाषाएं थी। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में? 14 भाषाएं थी। देख लेते हैं मैं इस यहाँ देखिए आप, देखिए जब मैं अनुसूची पढ़ा रहा था तो 8वीं अनुसूची में किसकी बात किया था? भाषा की बात कर रहे हैं। अब इन्हीं 22 भाषाओं के बारे में हम आगे देखते हैं। तो हमने बताया कि मूल रूप से संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में अभी कुल 22 भाषाएं हैं। देखिए 21वां संविधान संशोधन, कैवां संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा तो ज़्यादा समझ में आएगा। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। इसके थ्रू जो है सिंधी को संविधान का आधिकारिक भाषा दिया गया। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा भाषा? सिंधी को। इसके अलावा थोड़ा सा कलर फिर चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट हो जाए। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। इसके तहत कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ? 2004 में हुआ। और हालांकि कहीं कहीं 2003 भी मिलता है, 2004 भी मिलता है, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। संथाली, डोगली, मैथिली और बोडो को संविधान का आधिकारिक भाषा दिया गया। ठीक है, तो ये 92वें संविधान संशोधन के लिए कंफ्यूज ना होइएगा। ये कहीं कहीं 2003 2004 देता है, तो 2003-04-17 मान लीजिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, तो 21वें संविधान संशोधन से क्या हुआ? 1967 में हुआ, सिंधी को संविधान का आधिकारिक भाषा दिया गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुर को, और 92वें संविधान संशोधन के थ्रू जो हुआ वो संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को संविधान का भाषा चुना गया। तो इससे कन्फ्यूजन ना होइएगा। ये 92वां संविधान संशोधन फिर बता रहा हूँ, 2003 कहीं मिलता है, कहीं 2004 मिलता है। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 से सिंधी, 71वें संविधान संशोधन 1992 से कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, और 92वें संविधान संशोधन से संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को संविधान का आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो 9वीं अनुसूची से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। कौन सी अनुसूची को? 9वीं को। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में इसमें कुल लगभग 284 से अधिक अधिनियम हैं। तो 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1971 के थ्रू सम्मिलित किया गया। ये क्वेश्चन बार बार आता है। वहीं 10वीं अनुसूची जो दल बदल से है, इसको भारत के संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के थ्रू सम्मिलित किया गया। हालांकि इस पे हम आगे चर्चा करेंगे ही। वहीं 11वीं अनुसूची से संबंधित जो तत्व हैं, उसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको सम्मिलित किया गया। ठीक है, 11वीं अनुसूची, ठीक है, जो पंचायती राज से संबंधित है। वहीं 12वीं अनुसूची जो है, इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत सम्मिलित किया गया। और वर्तमान में इसमें 18 विषय हैं। और पंचायती राज में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि पंचायत के बारे में भी आगे पढ़ाना पड़ेगा, और 12वीं अनुसूची के जो स्थानीय निकाय है इसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको बड़ा टॉपिक है, किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा वैसे
कुछ चीज़ें मैंने लिखा है उसको देख लेते हैं। अभी तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। अभी तक माना जाता था कि 9वीं अनुसूची में जो चीज़ें रख दी जा रही हैं उसका न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन 11 जनवरी 2007 को संविधान की एक पीठ के निर्णय द्वारा स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी। देखिए, आज के टॉपिक का अगला चीज़ है देसी रियासतों का विलय। तो एक चीज़ जान लीजिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लगभग 500 से अधिक ऐसे छोटे बड़े रियासत थे जो भारत के अभिन्न अंग नहीं थे और छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक करने से मेरा उत्साह बढ़ता है। शेयर करेंगे तो कुछ और लोग देखेंगे तो व्यूज़ बढ़ेंगे तो मेरा और उत्साह बढ़ेगा। फिलहाल हम आपको एग्ज़ाम तक एकदम अनवरत ये प्रक्रिया जारी रखेंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो और कोचिंग वोचिंग कहीं करना ना पड़े। आप मेरी मानिए, कोचिंग वोचिंग कहीं मत करिएगा, मैं आपका करवा दूंगा। तो देसी राज्यों के विलय की मैं बात कर रहा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को 500 से अधिक रियासतों के विलय की जो है काम सौंपा गया। लगभग इसमें से 48% राज्य जो हैं भारतीय क्षेत्र में थे और वो भारत की जनसंख्या का लगभग 28% भाग कवर कर रहे थे। अब इसमें आगे हम अगर बात करें तो सरदार पटेल ने बहुत सारे रियासतों को तो भैया भारत में मिला लिया, लेकिन कुछ ऐसे रियासत थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे और ये रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुरस्कार और दंड की नीति से भारत में मिलाया। पुरस्कार मतलब कुछ लालच दे दिया, जो नहीं मिलते हैं उनको दंड दिया जाएगा, तो उनको मिला लिया गया। यहाँ तक आप समझे होंगे। लेकिन जो मुझे पढ़ना है यहाँ, वो 3 भारतीय रियासतों को पढ़ना है जो भारत में स्वतंत्र मतलब भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे। पहले हैं जम्मू कश्मीर, दूसरा है जूनागढ़ और तीसरा हैदराबाद। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कश्मीर की बात करते हैं। तो यहाँ यह एक ऐसी रियासत थी जहाँ बहुसंख्यक जनता जो थी वो मुस्लिम थी। यहाँ की बहुसंख्यक जनता कैसी थी? मुस्लिम थी। परंतु वहाँ के जो राजा थे वो हिंदू थे और राजा उनका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। हरि सिंह ने विलय के पक्ष में मौन धारण कर लिया। भाई कुछ बोल ही नहीं रहे थे कि हम विलय होंगे कि नहीं होंगे। परंतु इसी समय पाकिस्तानी सैनिकों ने वहाँ के आदिवासियों के साथ मिलकर कश्मीर में प्रवेश कर लिया और राजा ने जब देखा ये स्थिति की विकट स्थिति हो रही है तो भारत सरकार के पास आए और मदद मांगा। हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को अपने प्रतिनिधि के रूप में सहायता के लिए दिल्ली भेज दिया और जब दिल्ली भेजा तो बहुत सारे तमाम घटनाक्रम हुए। देखिए आगे क्या होता है कि 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तो ये क्वेश्चन लगातार आया है कि राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया? तो 26 अक्टूबर 1947 को। और इसके साथ ही भारत सरकार को संचार, रक्षा और विदेशी मामले भी मिल गए। आगे 5 मार्च 1948 को हरि सिंह ने अंतरिम लोकप्रिय सरकार की घोषणा की जिसके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बनाए गए। देखिए उस समय के जो जम्मू कश्मीर के सीएम होते थे उनको प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। तो शेख अब्दुल्ला वहाँ के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जम्मू कश्मीर के। आगे 1951 में राज्य जो संविधान सभा है राज्य की वो निर्वाचित हुई और 31 अक्टूबर 1951 में इसकी पहली बैठक हुई। ठीक है। 1952 में दिल्ली समझौता हुआ। कब हुआ? 1952 में दिल्ली समझौता हुआ और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्या दे दिया गया? विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया, जिसको अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने विशेष राज्य के दर्जे को हटा के और आर्टिकल 35 को हटा करके उसे जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कन्वर्ट किया है। आप सब जानते होंगे, तो उसके बारे में हम आगे बताएंगे। 6 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर के संविधान ने भारत संघ के साथ विलय का अनुमोदन किया। कब किया? 6 फरवरी 1954 को। जम्मू कश्मीर ने संविधान की धारा 3 के अनुसार जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग रहेगा, ऐसा कहा गया कि जम्मू कश्मीर की धारा 3 के तहत कहा गया कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और रहेगा। अब अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 370 के तहत क्या हुआ? 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संवैधानिक घोषणा की और इस घोषणा के अनुसार जम्मू कश्मीर को
दिए गए विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया। अभी लेटेस्ट का ये न्यूज़ है, तो इसके बारे में किसी और दिन विस्तार से डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल हैदराबाद की अगर मैं बात करूं, हैदराबाद के बारे में देखा जाए तो 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो, कई बार आता है कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया, तो ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सैनिकों ने हैदराबाद को अपने कब्जे में लिया। 4 दिन तक चले संघर्ष में हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। ठीक है, निजाम यहाँ के शासक थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और इसे पुरस्कार के रूप में हैदराबाद का गवर्नर बना दिया गया। किसको? निजाम को। हैदराबाद का क्या बन गई है? गवर्नर बन गए। अब अगर मैं बात करूँ जूनागढ़ को, तो इसे जनमत संग्रह के आधार पर भारतीय संविधान में मिला लिया गया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पे हस्ताक्षर, और अगर मैं बात करूं हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो से और जूनागढ़ को जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम के माध्यम से भारतीय संविधान का अभिन्न अंग बना लिया गया। तो फिलहाल आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अगले लेक्चर में अन्य टॉपिकों को हम लाएंगे और धीरे धीरे चीज़ों को आपके आसान कर देंगे। आपका काम है कि हमारे वीडियो को अच्छे से देखिए और धीरे धीरे आज के टॉपिक में जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसको रिवीजन करिए और पुरानी चीज़ों को भी पढ़ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को आपके करवाने का प्रयास करेंगे। सारी चीज़ों को, कोई चीज़ ऐसा बचेगा नहीं कि जो आप कर ना पाएँ। तो मुझे यकीन है कि सारे क्वेश्चन आप करेंगे। आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन को ज़रूर करिए, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो बस इतना ही कहूँगा कि मेहनत से पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर यहाँ देखिए है, कमेंट बॉक्स में या तो कमेंट करिए या तो मैसेज करिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि जो है व्यूज़ बढ़े तो मेरा उत्साह और बढ़ेगा। और चीज़ों को जो है अच्छे से देखिए। आप जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, जब तक देखेंगे तब तक हम वीडियो बनाते रहेंगे और आराम से जो है सारी चीज़ों को इसी पर तैयारी यूट्यूब पे ही करवा देंगे और कोई ऐसा चीज़ नहीं बचेगा जो आपका ना हो। तो मैं आपका समीर सर, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।